Now today is the next lecture regarding the electron paramagnetic resonance spectroscopy. How a nucleus behaves in a magnetic field. In a similar fashion, electron behaves in a magnetic field. The concept of the resonance, the concept of the relaxation times, and the coupling all are also linked with the spin motion of the electron. In context with that, we have discussed few that what is the fine structure of the spectra. It is related with the triplet state of a system where the +1, -1 and 0, these are the three permitted you can say spin angular momentum of directions of the electron, and for that we are getting two lines at last, and that is termed as the fine structure of the ESR. Next concept, it is the hyperfine structure in the ESR, whereby it is in earlier it was the electron coupling, now it is the electron nucleus coupling. जो पीछे डिस्कशन थी उसमें ये था कि न्यूक्लियस जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो अलाइन करता है और या नॉन अलाइंड होता है, तो उसके जो साथ वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में या तो एडअप हो जाता है या उसको अपोज करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आती है। तो एक न्यूक्लियस की वजह से जो है वो सिंगल लाइन जो है वो डबल एट में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, और वो म्यूचुअल एक्शन है। अगर एक न्यूक्लियस दूसरे को स्प्लिट कर रहा है तो दूसरा जो है वो दूसरे के सिग्नल को जो है वो स्प्लिट करेगा। इसी तरह का केस जो है वो इलेक्ट्रॉन के केस में भी डिस्कस किया जा सकता है। सी हियर एट द सेंटर दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट इज द BZ. That is one nucleus. It is again the similar nucleus, but here I am showing that its spin is up, its spin is down. So obviously one side is indicating that it is aligned to the applied magnetic field, means it is reinforcing, and one side it is opposing the applied magnetic field. So accordingly for one electron we will get two ESR signals. We will get two ESR signal. One, it will have the Larmor frequency for the reinforced case, and one it will have for the opposing case. तो जैसा कि NMR में सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है उसी तरह से इसमें भी जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी। डिफरेंस क्या है? ये इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है न्यूक्लियर न्यूक्लियस कपलिंग से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है कि न्यूक्लियस जो है उसमें जो उसकी जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो हैवी होते हैं, और हैवी न्यूक्लियॉन्स जो वो स्लो स्पीड से जो स्पिन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। दूसरा, बोहर मैग्नेटॉन जो है जो इलेक्ट्रॉन के लिए EH/4πm, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, तो डिनोमिनेटर में आप लेसर क्वांटिटी भरते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो बोहर मैग्नेटॉन की ज्यादा आएगी। न्यूक्लियस हैवी होता है तो EH/4πm के केस में अगर मास ऑफ न्यूक्लियस भरते हो आप तो उसमें जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू जो है वो लेसर आएगी। सो इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इट इज 1000 टाइम मोर स्ट्रोंगर देन द magnetic dipole of the nuclei, because it is heavy as well as because of the low spin motion. So that is why the interaction is stronger interaction we can say. Another thing कि एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस है तो बीच में बॉन्ड होता है, तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के इतना क्लोजर नहीं है। देयर इज ए मच मोर गैप बिटवीन द वन न्यूक्लियस टू द अनदर न्यूक्लियस, तो उसमें डिस्टेंस होने की वजह से जो है वो भी इंटरेक्शन क्या रहेगी? वीक रहेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन जो वो काफी क्लोज तक जो न्यूक्लियस के आ सकता है, उनमें काफी प्रॉक्सिमिटी हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉक्सिमिटी अगेन द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर। वेनेवर we discuss a very simple case, as a simple case of a proton that contains a single electron, तो एक ESR सिग्नल जो है वो डबल एट में चेंज हो जाएगा। इट इज हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 0.05 टेस्ला।
दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सिग्नल्स। जो डबल एट आ रही है तो डबल एट में, जिसको हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है? 0.05 या शील्डिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में बहुत कम होता है, B0 इज इक्वल टू 0.34 टेस्ला। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो 0.05 और 0.34 टेस्ला में जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वन इज आई थिंक 10 टाइम्स और 15 टाइम्स मोर देन द लेसर देन द अनदर वन। कपलिंग कांस्टेंट जो है वो इस केस में बहुत कम होता है। कपलिंग कांस्टेंट इसलिए कम होता है क्योंकि कपलिंग तो पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जो है वो एटम के ऊपर है या एक न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होगा। इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम, क्योंकि बीच में बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की साइड होगा या इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ होगा। अगर कम टाइम स्पेंड करेगा पर्टिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर तो उसका कपलिंग कांस्टेंट जो है वो कम होगा। शील्डिंग कांस्टेंट जो है, सेपरेशन जो इसने दी है यहां पर 0.05 टेस्ला की, दैट शील्डिंग कांस्टेंट इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी with a formula A is equal to R into rho. A is the shielding constant. A is the shielding constant. R is the intrinsic coupling. When rho is and rho is electron density. अगर rho को आप 1 पुट करते हो then A is equal to R. तो when electron density it is unit, then whatever is the shielding constant that is termed as the intrinsic coupling. Now let us discuss a very simple case, splitting in case of the CH3 free radical. So that is the CH3 free radical. How splitting is there that we will discuss here. तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन 3 न्यूक्लियाई की वजह से, ये जो 3 प्रोटॉन है, इन 3 प्रोटॉन की वजह से जो है ये सिग्नल जो है वो N+1 3+1 4 सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे जो डायग्राम आपके पास दे रखा है यहां पर, that contains of 4 signal. First is this one, second is this one, third is this one, and the fourth is this one. A gap of 2.3 millitesla is there between the two signals. ये जो 2 सिग्नल इनके बीच में जो गैप है कितना है? 2.3 millitesla. A little earlier we discussed that A for the proton, single electron which is present in the proton, it is 0.05. So I substitute the 0.05 value here. Then substituting the R value 2.3 millitesla, it is 0.0023 Tesla multiplied by rho. So if rho is calculated from here, it gives the value 0.046. What is the meaning of these calculations? The meaning of this calculation is that it is giving electron density which should be there over the proton. तो यहां से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रोटॉन पे बहुत कम है। हाउ मच इट इज? 0.046 का मतलब इट इज 4.6%। तो एक हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो 4.6% जो है वो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रिजाइड करेगा। इतने ही चांसेस दूसरे प्रोटॉन के ऊपर होंगे, इतने ही चांसेस तीसरे प्रोटॉन के ऊपर होंगे। तो केवल 5% टाइम जो है वो कहां स्पेंड कर रहा है? ओवर वन प्रोटॉन। 4.6 को नियरली 5 ले सकते हैं। दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी कितना हुआ? 5% हुआ। तीसरे के ऊपर भी कितना हुआ? 5%। तो 15% टाइम जो है वो प्रोटॉन्स के ऊपर रहेगा, बाकी 85% टाइम जो है वो कार्बन के ऊपर जो है वो स्पेंड करेगा। अब मैंने कहा कि स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुई? यहां पर इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग जो है वो न्यूक्लियाई, विच न्यूक्लियाई? इट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। वाई इट इज नॉट ड्यू टू कार्बन? कार्बन से इसलिए नहीं क्योंकि उसकी स्पिन कितनी होती है? 0 होती है, तो उससे इंटरेक्शन की जो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो रिलेशन है दैट रिलेट्स द शील्डिंग कांस्टेंट विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज द मैककोनल रिलेशंस। क्या बोलते हैं इसको? मैककोनल रिलेशंस। आपके सिलेबाई में दिया हुआ उसने मैककोनल रिलेशंस। सो दैट इज द मैककोनल रिलेशन दैट रिलेट्स द शील्डिंग कांस्टेंट विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Now let us see some another case here also. That is the case of the benzene free radical. It is C6H6 free radical.
तो इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है आपके पास, 6 प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से इसका जो सिग्नल इफेक्ट होगा 6 कार्बन हैं, 0 स्पिन होने की वजह से 6 कार्बन जो इस सिग्नल को इफेक्ट जो वो नहीं करेंगे। ये सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, जितने उसके नियर बाई जो वो न्यूक्लियाई हैं उनसे एक एक्स्ट्रा, इट इज 6 + 1। सो हियर यू लुक, इट इज 1 2 3 4 5 6 and 7 signals. So splitting is there for the single signal of ESR into the 7 peaks. तो आपके पास जो वो 7 सिग्नल जो वो यहां पर आ रहे हैं, 6 + 1। Again, if you calculate the value from here, substituting all these values, you will find that rho is again 0.046. इसका मतलब जो प्रोटॉन्स के ऊपर टाइम है वो, या हाइड्रोजन के ऊपर टाइम है कि जहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन है वो कितना टाइम स्पेंड करेगा, 4.6%। रिमेनिंग टाइम इट विल स्पेंड ओवर द अनदर कार्बन एटम्स और ऑल द कार्बन एटम्स। किसके ऊपर स्पेंड करेगा, कार्बन एटम्स के ऊपर। केवल 5% टाइम जो वो कहां स्पेंड करेगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर स्पेंड करेगा। सो व्हेनेवर there is a coupling between the nuclear magneton or nuclear dipole and the electronic dipole, that coupling is termed as the hyperfine coupling or hyperfine splitting, sorry not coupling। इस केस में जो है वो सिग्नल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कपलिंग। इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कपलिंग कब पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कपलिंग तब पॉसिबल है जब दोनों स्पिन जो वो आपस में पैरेलल हों। वो कब स्टेज आती है, दैट इज ड्यू टू द ट्रिपलेट स्टेट। किसकी वजह से आती है, ट्रिपलेट स्टेट की वजह से। लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो कपलिंग है वो एक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डबल लेट में कन्वर्ट कर देता है। उसको क्या हम बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द ESR। क्या बोलेंगे उसको, फाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। So these are some topics which were in your syllabus regarding the ESR. It is what is ESR, what is the fine structure and what is the hyperfine structure and what are the Mc-Coulomb relations. Next topic, it is the Mossvar spectroscopy. This spectroscopy, it is totally new. I think you haven't heard in your BSc classes regarding the Mossvar spectroscopy. It is named after the name of scientist who discovered it. It is Rudolf Mossvar, who got Nobel Prize for that in 1961. What is Mossvar spectroscopy? Again, it is concerned with the transition between the nuclear energy levels. Let us say rewind a little back what we discussed earlier and what we are going to discuss in the new topic. When we discussed the NMR, I said इट इज द स्पिन स्टेट दैट इज चेंजिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन। अगर वो प्लस हाफ में है तो माइनस हाफ में चेंज हो रही है, अगर माइनस हाफ में है तो प्लस हाफ में चेंज हो रही है। और एक स्पिन एनर्जी स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक स्पिन जो दूसरी स्पिन में जो है वो कन्वर्ट, यानी स्पिन जो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। यही केस मैंने डिस्कस किया किसमें, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी वो रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, जिसमें लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी, और प्रिसिशन का जो है वो डिस्कशन हमने किया। ये जो मॉसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अगेन द वर्ड रेजोनेंस इज आल्सो रिलेटेड हियर, मींस सम मैच ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी आल्सो देयर। But whenever we are discussing the Mossvar spectroscopy, it is least related with the spin state. Spin means reversal of the spin. पीछे क्या था, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, तो उस फ्लिपिंग के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूटिलाइज हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको NMR या ESR जो वो बोल रहे थे। ये भी रेजोनेंस आएगा, लेकिन इसमें जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स या न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स जो वो इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जो है वो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। वी आल्सो से दैट दिस इज ए गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इसमें आपके पास एक ऐसा मटेरियल चाहिए या ऐसा एलिमेंट चाहिए जो एलिमेंट जो है वो गामा रेज अमिट कर सके। तो जो लोअर या उसको आप लाइटर एलिमेंट्स जो है वो जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं उनसे उनके रिलेटेड ये बात नहीं हो रही है। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड विद द हैवी न्यूक्लियाई। ये सभी हैवी न्यूक्लियाई पे भी नहीं पॉसिबल है, कुछ एक न्यूक्लियाइज हैं, बाद में डिस्कशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से न्यूक्लियाइज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं और कितनी लिमिटेड जो है वो इसका स्कोप है। लेकिन फिर भी हैवी न्यूक्लियाइज के जो डिस्कस करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए या केमिकल एनवायरनमेंट डिस्कस करने के लिए जो मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज होती है, इसमें जो भी हैवी एलिमेंट होगा दैट मस्ट अमिट द गामा रे, वो गामा रे अमिट, उसको एमिशन उसमें से होना ही चाहिए। गामा रे एमिशन कब पॉसिबल है? गामा रे एमिशन तब पॉसिबल है जब कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो वो एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड से वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, दैट विल अमिट द रेडिएशन एंड द रेडिएशन शुड फॉल इन द रीजन ऑफ गामा रे। सो दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कि उसको गामा रे अमिट करना पड़ेगी। जो एक्साइटेड स्टेट है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की, वो कहां से आएगी? कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे मान लो आयरन की बात हो रही है, तो आयरन जो है या आयरन न्यूक्लियाई जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कहीं ना कहीं से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? या तो वो अपने आइसोटॉप से बने या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के आइसोटॉप से बने। सो हेयर इज एन एग्जांपल बाय विच द एक्साइटेड iron nucleus that is formed when cobalt 57 it captures an electron. So see here, that is the capturing of electron by the cobalt nuclei. Then cobalt nuclei it decays and it produces iron in the excited state. It produces iron nuclei in the excited state. When it will revert to the ground state, then it will emit a gamma ray. And then that gamma ray can be made to absorb by again the iron nuclei, so that the another iron nuclei get excited. तो इसमें जो है वो पहले तो आयरन न्यूक्लियाई जो है वो किस में प्रोड्यूस हुआ? एक्साइटेड स्टेट में। बाद में वो आयरन न्यूक्लियाई जो है वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो गामा रे एमिट कर रहा है, और गामा रे जो है वो द्वारा क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। इट मीन्स दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड्स emission of the gamma rays and its subsequent reabsorption. But I am saying this spectroscopy is the discussion or the study of emission of the gamma ray and its subsequent reabsorption. अब बात आती है कि मैंने यहाँ आयरन से ही वो गामा रे एमिट करने का आपको एग्जाम्पल शो किया, द्वारा आयरन से आयरन का जो एटम न्यूक्लियाई है उसी को मैंने कहा कि ये किसमें चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्ब ये गामा रे को अब्जॉर्ब करेगा। वो इसीलिए है क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी, जिस एनर्जी या जिस फ्रीक्वेंसी की वो गामा रे आयरन के साथ रिलेटेड थी, वो उसी न्यूक्लियाई को ही एक्साइट कर सकती है, दूसरे न्यूक्लियाई को एक्साइट नहीं कर सकती है। मीन्स इट इज ए वन टाइप ऑफ रेजोनेंस। मान लो कि उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई किसकी? गामा रे की, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो वो आयरन न्यूक्लियाई को एक्साइट कर सकती है, किसी दूसरे एटम को एक्साइट नहीं कर सकती है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ रेजोनेंस, मीन्स emission from the one side and subsequent its absorption by the similar atom or similar nuclei. अब इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है जो कि मोसवार स्पेक्ट्रोस्कोपी में होनी चाहिए? मैंने यहां ऊपर कोबाल्ट का एग्जांपल लिया। वाई आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ एनी अनदर न्यूक्लियाई और एनी अनदर आइसोटॉप? वो रीजन ये है कि मुझे ऐसा आइसोटॉप चाहिए इसमें जिस आइसोटॉप की जो है वो हाफ लाइफ बहुत ज्यादा हो, यूजली वीक्स की होनी चाहिए। उसका क्या कारण है
एक मोसबार स्पेक्ट्रा लेने के लिए कम से कम मिनट से लेके आवर्स का टाइम लग जाता है। क्या कहा मैंने? एक मोसबार स्पेक्ट्रा लेने के लिए मिनट से लेके आवर का टाइम लग जाता है। अगर कहीं से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो, मींस कि हाफ लाइफ बहुत कम हो, तो एक के बाद दूसरा एटम जो एक्साइटेड एटम जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा और बीच में गामा रेज जो है वो बनती रहेंगी। जबकि कोबाल्ट जो है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो हाफ लाइफ ज्यादा होने की वजह से जो है वो बीच में जो है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट बीच में जो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो जो है उसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है। एक दो एटम या तीन एटम प्रोड्यूस करने के बाद जो भी है, उसके बाद वो जो है वो काफी टाइम बाद जो वो डिके होगा। अगर स्पॉन्टेनियस डिके होगा तो कंटिन्यूस एमिशन ऑफ गामा रेज होंगी एंड दैट विल हैम्पर योर practical regarding the, or you can say experiment regarding the Mossbar, taking the Mossbar spectra। दूसरी बात यह है कि यहां से जो एब्जॉर्प्शन हुई है उसका जो भी एक्साइटेड न्यूक्लियाई यहां पर बन रहा है, उस एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो है वो इमीडिएटली डिके होकर के वो ग्राउंड स्टेट में आ जाना चाहिए। पहले यहां पर क्या बना? आई सेड दैट देयर इज ए इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सो दैट वाज द इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है कोबाल्ट की। इट डिकेज आफ्टर सेवरल वीक्स, तो बहुत वीक्स बाद डिके होता है। आफ्टर डिकेइंग इट विल चेंज इनटू द एक्साइटेड आयरन न्यूक्लियाई। यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है दैट शुड बी वेरी फास्ट, और इस यहां से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होनी चाहिए वो रेडिएशन किस में फॉल करनी चाहिए? गामा रे रीजन में जो वो फॉल करनी चाहिए। सो द Mossbar spectroscopy, it is the emission of the gamma ray and its subsequent absorption by the nuclei. Remaining topic we will discuss next time.